नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूँ। अब यदि हम थोड़ा सा इसके सेकेंड चैप्टर मैट्रिक्स के बारे में बता दें, तो मैट्रिक्स के बारे में यदि हम जाने तो मैट्रिक्स को इस प्रकार बड़े कोष्ठक के द्वारा हम शो करते हैं। और मैट्रिक्स जो होता है कुछ पंक्तियों और स्तंभों का एक प्रकार समूह होता है, जिसमें हम नीचे पंक्तियों और स्तंभों की संख्या लिख देते हैं। आगे पंक्तियों की संख्या लिखी जाती है और बाद में स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। 3x3 का मतलब है कि इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं। हम पंक्तियों को इस प्रकार शो करते हैं अर्थात क्षैतिज रूप में लिखते हैं और स्तंभों को ऊर्ध्वाधर रूप में लिखते हैं। इसकी जो अवयव है हम कुछ भी मान लें, हम सब में 1 1 1 ही ले सकते हैं। और एक प्रकार से कोई भी हम आपको समझाने के लिए कुछ भी ले लें तो 1 1 ले लिया। मेन चीज क्या होती है, जो इसके अवयव होते हैं इन्हें नाम दिया जाता है। इसे बोलते हैं A11, स्मॉल ए से शो करते हैं। तो A11 मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है। इस अवयव को क्या नाम होता है? A11। उसी प्रकार A12, A13, A21 पहले पंक्ति फिर स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। A22, A23, A31, A32, A33। तो मतलब हमने क्या बताया कि जो अवयव है अवयव में कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी अवयव हमें मिल सकते हैं या कुछ भी अवयव दिए जा सकते हैं, लेकिन जो इसका नाम होता है वो हमेशा निश्चित होता है। कि हमने बोला A21 अवयव कौन सा है, तो A21 मतलब दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, मतलब ये वाला आ जाएगा। तो ये अवयव था। यदि अवयव में पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होती है तो ऐसे अवयव को हम स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अवयव कहते हैं। और इसमें अवयव संख्या बराबर भी हो सकती है और पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर भी हो सकती है और नहीं हो सकती है। यदि 2 पंक्ति होती और 3 स्तंभ तो 2/3 लिखते, 3 पंक्ति 2 स्तंभ होते तो 3 हम 2 लिख देते। अब यदि पूछे कोई इस अवयव की कोटि कितनी है, और अब यदि हम इसकी ऑर्डर पूछे कोटि क्या है, तो जो इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या होती है वह इसकी ऑर्डर कोटि कहलाती है। इसकी कोटि होगी 3/3, 3 कोटि का है, या 2/3 कोटि का है, और ये 3/2 कोटि का है। ये क्या है? विषम कोटि के अवयव हैं, ये सम कोटि का है। सम कोटि मतलब पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर है। अब इसमें इस सारणिक भी है और इसकी शुरुआत हम 12वीं से पढ़ते हैं। जो जो गुण, जो जो प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स की होती है, इसे इंडिस बोलते हैं, वही वही प्रॉपर्टी सारणिक की या इंडिस की होती है। और सारणिक इसमें अंतर क्या है कि अवयव में पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर भी हो सकती है और नहीं हो सकती है। अर्थात ये भी आप इस कोटि का भी अवयव हो सकता है, इस कोटि का अवयव बनाया जा सकता है, इस कोटि का अवयव बनाया जा सकता है, लेकिन सारणिक में हमेशा पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। अर्थात वो 2/2 का होगा या 3/3 का होगा, 1/1 का होगा या 4/4 का होगा। 2/2 का सारणिक नहीं हो सकता या नहीं बनाया जा सकता, या 2/2 का जो होगा वो सारणिक नहीं होगा, वो संख्या का ही, वो अवयव सारणिक नहीं है। अर्थात प्रत्येक सारणिक अवयव तो होता है लेकिन प्रत्येक अवयव सारणिक नहीं होता। केवल वर्ग अवयव ही क्या कहलाते हैं? सारणिक होते हैं। इसके अलावा जितने गुण और जो जो मान हम अवयव के निकाले जा सकते हैं, उन सभी गुणों का प्रदर्शन सारणिक भी करता है और उनके मान सारणिक भी निकाले जा सकते हैं। अंतर इसे बड़े कोष्ठक शो करते हैं, इसे मोड से शो करते हैं, मोड से शो करते हैं। इसके अवयव भी सेम रहते हैं, A11, A12, A21, A22 ये हो गया, है ना। और ये क्या होता है? इसका विकर्ण कहलाता है। ये अवयव का ये इसी प्रकार सारणिक का विकर्ण हो जाता है। तो हमने इतना जान लिया। अब हम इसमें अवयव में तो हम इसकी जाति निकाल लेते हैं। जाति, परिभाषा, कोटि, शून्यता सब कुछ निकाली जा सकती है और हम कोटि देखकर बता सकते हैं। जाति हल करके निकालनी पड़ती है, लेकिन एमएससी केमिस्ट्री में जाति निकालना नहीं है। तो हम वो टॉपिक बता रहे हैं, टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं जो इसमें एमएससी केमिस्ट्री के में हैं।
और इसके अलावा आव्यूह की बहुत सी चीजें हैं बीएससी में, तो मैंने अलग अलग लेक्चर में एक एक चीज को वहां पे एक्सप्लेन करेंगे और एक एक चीज के बारे में और एक एक चीज को वहां पे हल करना बताएंगे। अब यहाँ पे देखें तो इसके बाद कोई आव्यूह हो गया, तो आव्यूह में हमने कोटि जान ली, कोटि कैसे निकालते हैं, आव्यूह सारणिक में अंतर जान लिया। अब होता क्या है, आव्यूह के टाइप ले लो, टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वर्ग आव्यूह, जैसे समाव्यूह बोलते हैं। नंबर 2 ये जो समान हो पंक्ति और स्तंभ, तो वर्ग आव्यूह समाव्यूह है। पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान नहीं है तो विषम आव्यूह हो गया। ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण में संख्याएं लिखी हो कुछ भी और विकर्ण के अलावा सारी चीजें शून्य हो तो उसे हम बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह कैसा होता है, यहाँ पे 1 2 3 कुछ लिख दो और सब क्या हो, 0 हो, तो ऐसे आव्यूह को बोलते हैं हम विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। तो हमने इसका पहला टाइप देख ले, विकर्ण आव्यूह क्या होता है। दूसरा विकर्ण के बाद होता है इकाई आव्यूह, है ना। इकाई आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण में केवल एक एक हो, जैसे 2 कोटि बना दें, विकर्ण में एक एक है और सब 0 है तो हम बोलते हैं इकाई आव्यूह बोल देते हैं। इकाई आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण में कुछ भी है तो विकर्ण आव्यूह, विकर्ण में एक एक है तो इकाई आव्यूह बोल देते हैं ना। फिर इकाई आव्यूह 2 कोटि का, 3 कोटि, 4 कोटि, कितने बना सकते हैं, ये भी हम कितनी कोटि बना सकते हैं। एक एक अपना व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह वो क्या होता है, यदि किसी आव्यूह को हल किया जा सकता है, हम इसका मान दे दें a और किसी आव्यूह को हल करना मतलब उसका मॉड निकालना। जैसे अभी हमने आपको वेक्टर बताया था, यदि मॉड निकाल लें और इसका मान कितना है और इसका मान निकालने पर इज नॉट इक्वल 0, 0 के बराबर ना हो तो ऐसे आव्यूह को व्युत्क्रमणीय आव्यूह या फिर व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। और इसका मान निकालना हम आपको बताएं कैसे मान निकाला जाता है। फिर अव्युत्क्रमणीय आव्यूह वो क्या है, यदि इसका मान निकाले कितना है 0 जिसे बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। इंग्लिश में सिंगुलर मैट्रिक्स, इसे क्या बोलोगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जिस प्रकार हमने इसका मान निकाला उस प्रकार हम सारणिक हल कर सकते हैं, तो सारणिक भी व्युत्क्रमणीय सारणिक की अव्युत्क्रमणीय सारणिक। इसके अलावा और देखें तो एक होता है त्रिभुजीय आव्यूह। त्रिभुजीय आव्यूह 2 प्रकार के होते हैं, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, दूसरा उच्च त्रिभुजीय आव्यूह। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह क्या है, कोई आव्यूह हम ऐसे ले लें और हमने बनाया 3 कोटि का आव्यूह, ये ले लिया। यदि ये इसमें इसे त्रिभुजीय आव्यूह कब बोलेंगे, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह यदि ये विकर्ण के ऊपर के जो 3 अवयव हैं ये 0 हो, यदि ये क्या हो 0, तो 0 वाले अवयव यदि ये हैं तो इन्हें छोड़ दिया जाए तो यदि ये क्या बनाते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं ऐसे ना, ये क्या बनाएंगे, त्रिभुज का आकार बना लेंगे, तो ऐसे आव्यूह को बोलते हैं निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ऐसे आव्यूह जिसके विकर्ण के सारे अवयव क्या होते हैं 0, यदि वो 0 है तो उन्हें एक प्रकार से उनका कोई मान नहीं है, इसे बोलते हैं निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, अर्थात त्रिभुज के आकार का है, जिसके मान है उसका अस्तित्व होगा। और ये इसके लिए क्या है, मतलब ये अंक इसके लिए ये अंक महत्वपूर्ण है, इनका 0 है तो अस्तित्व नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे आव्यूह को निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। यदि उल्टा हो जाए, उल्टा मतलब क्या बोलते हैं कि विकर्ण के ऊपर के अवयव का अस्तित्व हो, नीचे क्या हो जाए 0 हो जाए। इस प्रकार यदि नीचे के अवयव इस प्रकार अपने 0 हैं तो ये 0 और ये 0 हो गए, है ना। और यदि ये इस प्रकार ये 0 हो तो मतलब त्रिभुज बनेगा, कहाँ बनेगा, ऊपर की ओर, जिसे बोलते हैं हम उच्च त्रिभुजीय आव्यूह। तो निम्न त्रिभुजीय, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय, अव्युत्क्रमणीय, विकर्ण आव्यूह, इकाई आव्यूह। तो इसके टाइप हैं। इसके अलावा भी बहुत टाइप हैं, लेकिन अभी हम आपको बहुत चीज बताने वाले, तो अभी इतने ही ले लें। फिर इसके अलावा जब हम एक एक बताएंगे आव्यूह को, हम जब एक एक इसकी चीज एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पे उसे आसानी से और अच्छा, तो वहां पे उसकी सारी चीजें वहां पर देख लें, तो वहां पे हम इसकी और भी चीजें आपको बता देंगे। अब यदि हम आव्यूह को हल करें, किसी आव्यूह को हल कैसे करते हैं, तो पहले हम एक आव्यूह को हल करते बता दें कि कैसे हल करेंगे और इसकी जो मोस्ट चीजें हैं वो कैसे निकालेंगे, है ना। तो आव्यूह की बहुत चीजें जो हम
निकालते हैं वो सब सारणिक में निकाले जा सकते हैं। तो आव्यूह भी कंप्लीट हो जाएगा और सारणिक भी कंप्लीट हो जाएगा। हम एक आव्यूह ले लेते हैं कि माना एक आव्यूह कैपिटल ए है और इसका कोई भी मान ले लें हम 1 2 3 1 1 1 2 3 और एक माइनस का ले लें हम, तो माइनस का 3 ले लो। हमें स्वेच्छा से ले कुछ ले सकते हैं। इसका क्या निकालते हैं हम? पहली चीज है आव्यूह का मान निकालना या आव्यूह का परिमाण निकालना। इसे शो करते हैं मोड से, मोड ए का मान निकालना। क्या करेंगे हम पहले ये वाला यानी ए 11 11 लिख लेंगे और जिसे लिखेंगे तो उसके बाद छोड़ देंगे। हम उसकी पंक्ति को भी छोड़ देंगे, उसके स्तंभ को भी छोड़ देंगे और जो शेष बचा है उसे इस प्रकार कोष्ठक में, बड़े कोष्ठक में लिख लेंगे। क्या शेष बचा ये छोड़ने पर? 1 1 और बड़ा नहीं छोटा कोष्ठक लगा लें तो बचा ये 1 1 और ये 1 ये -3, 1 1 -3 और कितना बच गया हमारा? 4 बच गया। इतना हमने छोड़ दिया। अब जिस प्रकार हमने A11 लिया था, अब बीच वाला जब लेंगे लेकिन उसमें हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, मतलब पहला प्लस होता है दूसरा माइनस होता है। फिर इसे कैसे छोड़ेंगे? अब हमें क्या करना है, क्योंकि हम पहले पंक्ति को ले रहे हैं तो हर पंक्ति छोड़ते जाएंगे। अब ये स्तंभ छोड़ दो तो कौन कौन बचा हमारे पास? ये चीजें बची, 4 चीजें लिख लो, 1 1 2 और 4। तो हमने ये लिख लिया। अब तीसरा जब लेंगे तो प्लस चिन्ह में आ जाएगा। इसे ले लो, छोड़ दो। अब इसे ये छोड़ेंगे तो 1 1 2 -3 बचा तो वो ले लेंगे। अब इसे हल कर दो। हल करने में 1 का 1 रहेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 1 तिरछा मल्टीप्लाई होगा, 4 का 1 से 4, फिर बीच में माइनस लगाएंगे और -3 का होगा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। क्योंकि ये साथ दो कोष्ठक अप्लाई नहीं करते तो यहाँ छोटा लगा दी, यहाँ मंझला लगा दो। 2 4 -2 आ जाएगा, 3 फिर तीसरा कर दो तो -3 का 1 से बीच में माइनस तो 2 आ जाएगा, है ना। और यहाँ भी मंझला लगा दो, ये मंझला कोष्ठक लगा दिया। हल कर लो तो इसका -3 का एक में तो माइनस का कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। -3 और माइनस का इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का 3 आ जाएगा। फिर 4 का 2 में घटाना बचेगा तो 2 बचेगा हमारा यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ पे प्लस का 3 तो प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और -2 चला जाएगा। -3 -1 +3 और -2 जाएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा। हल कर लो तो 4 और 7 4 3 7 हो जाएगा, यहाँ -4 हो जाएगा, यहाँ +3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा? 7 3 10, 10 में -4 गई तो हमारा 6, आंसर 6 आ गया। और ये 0 के बराबर नहीं है, अर्थात हमारा जो मोड निकला, मोड ए का मान वो 6 आया। तो हमने मोड निकालना, हल करना जान लिया। और चूंकि इज नॉट इक्वल 0 तो पेपर में पूछ सकता है बताओ ये आव्यूह व्युत्क्रमणी या व्युत्क्रमणी है, या सिद्ध करो ये व्युत्क्रमणी है। तो आव्यूह कैसा है? ये सिंगुलर आव्यूह है, अर्थात एक व्युत्क्रमणी मैट्रिक्स है। तो ये सब 2 चीजें हमने जान ली। पहली चीज हो गई इस प्रकार हम किसी भी आव्यूह को हल कर सकते हैं। दूसरी चीज हो गई अब इसके बाद आव्यूह का जोड़ना देख लें कि हमें 2 आव्यूह जोड़ना हो, यदि हमें 2 आव्यूह जोड़ना, घटाना और गुणा, ये 3 चीज देख ले तो और चीज हमारी क्लियर हो जाएंगी, है ना। और 2 आव्यूह जोड़ना है तो एक आव्यूह हम ले लें, सिंपल से हम बता दें, बहुत आसान है, कुछ भी ले लें। तो कैसे जोड़ेंगे? सिंपल है, दोनों जोड़ोगे तो ये अवयव से ये जुड़ेगा, इससे ये जुड़ेगा, इस वाले से इसे जोड़ोगे, अर्थात संगत अवयव को जोड़ दिया जाएगा। जब हम जोड़ेंगे तो इसका आंसर यदि यहाँ पे लिख दिए हम तो कितना आएगा हमारा आंसर? जोड़ दो, 1 से 1 जोड़ा 2, 2 1 3, 3 4, 1 से 1 1, 1 से 1 जोड़ा तो 2, 1 से 1 जोड़ा 2, 1 से 1 जोड़ा 2, फिर 2 में 1 3, -3 1 माइनस का 2 और यहाँ +3 क्योंकि +4 -1 तो आ जाएगा +3, योग हो गया। तो हमने आव्यूह का क्या जान लिया? मान निकालना और दूसरी चीज योग करना। इसी प्रकार हम आव्यूह को घटाना भी कर सकते हैं। आव्यूह का बचा गुणा और भाग, तो आव्यूह का भाग नहीं निकाला जा सकता, हम इसका गुणा करना और बता दें आप लोगों को। जो आव्यूह गुणा करना है बहुत मोस्ट चीज है कि आव्यूह गुणा कैसे करते हैं 2 आव्यूह का, है ना। हम यही 2 आव्यूह ले लें और इन्हीं 2 आव्यूह में गुणा करके हम आप लोगों को बता दें तो इसकी गुणा करना भी क्लियर हो जाएगा, 2 आव्यूह का गुणा हम कैसे करते हैं।
और दो अवयव का गुणा करना आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। बस थोड़ा सा एक चीज ध्यान देनी है, हम कोई भी अंक ले ले 2 3 और यहाँ ले ले हम फिर 2 ले ले, है ना, कुछ नहीं, कोई भी ले लो जो लेना है। हम इसका क्या करने वाले हैं, माना अवयव ए बराबर इतना है और वह अवयव बी बराबर इतना है। जब अवयव ए और बी इतना है तो हमें अवयव ए बी का करना, मल्टीप्लाई करना है ना। यहाँ पे सदिश का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात अवयव जो है अदिश राशि है, अवयव अदिश है, क्यों आई जी के नहीं आया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा सिंपल है इसका मल्टीप्लाई करने में। यदि इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या ध्यान देना पड़ता है, एक अवयव की हम पंक्ति, तो क्या ध्यान देना पड़ता है कि हम एक अवयव का पंक्ति ले एक अवयव का स्तंभ लेंगे तो दूसरे की पंक्ति ले लेंगे, तो दूसरे की पंक्ति लेंगे, और यदि हम इसका पंक्ति लेंगे तो दूसरे का स्तंभ लेंगे। हम एक कोई भी प्रकार कर दें, यदि हमने इसका स्तंभ लिया है तो हम इसके स्तंभ मतलब क्या लिया हमने, C1 लिया है, तो इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो किससे होगा, वो R1 से होगा। जैसा हम यहाँ करके बता रहे हैं उसी प्रकार आप यहाँ R1 ले सकते हो, यहाँ पे C1 ले सकते हो। मेन चीजों का क्या है, जब गुणा करेंगे C1 ये है, R1 ये है, एक पहले का पहले से, इसका इससे, इससे क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, बीच में प्लस चिन्ह लगाते हैं। बस मेन पॉइंट क्या है कि जब हम इसका लेंगे पहले वाले का, यदि हम स्तंभ लिया तो इसका एक बार पहला स्तंभ लेंगे, इसकी पहली पंक्ति लेंगे, फिर इसका दूसरा स्तंभ लेंगे, इसका पहला पंक्ति लेंगे, इसका तीसरा स्तंभ लेंगे और इसकी तीनों पहली पंक्ति लेंगे। अर्थात पहले वाले के यदि स्तंभ लिया है तो उसकी पंक्ति लेंगे, फर्स्ट नियम, पहला रूल। फिर इस पंक्ति से इसके तीनों स्तंभों को गुणा करेंगे, दूसरा नियम है, तीनों स्तंभों का गुणा करेंगे पहली पंक्ति से। और जब इन्हें लिखेंगे तो लिखते कब है, ये दूसरे वाले पर डिपेंड करता है। यदि हमने पंक्ति लिए है तो इन सब गुणनफलों को हम पंक्ति के रूप में लिखेंगे, यदि हमने इसका स्तंभ लिया है तो हम इसके सारे गुणनफलों को कॉलम के रूप में लिखेंगे। नंबर फर्स्ट ये हो गया। फिर यही काम हम तीनों अवयवों का दूसरी पंक्ति में करेंगे, और उसी प्रकार फिर यही प्रक्रिया हम तीनों स्तंभों की तीसरी पंक्ति में करेंगे। जब ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों अवयवों का हमें गुणनफल अवयव मिल जाएगा, है ना। और यदि कोई क्वेश्चन ले लिया, इसे हल भी करें, सिंपल है, 1 का 1 के साथ कर दो, 1 होना है, और हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस लगाते जाए, हमने लिया तो इसका 1 जाएगा उसके साथ तो 1 आ जाएगा, फिर 2 का ये 2 का 1 के साथ हो जाएगा। बीच में पंक्ति के रूप में लिखना है, पहले स्तंभ पहली पंक्ति के हमने मल्टीप्लाई को ऐसे लिख दिया तो इससे हमें पहली पंक्ति का पहला अवयव प्राप्त होगा। अब दूसरा को देखना है तो बीच में कॉमन ही लगाते हैं, यहाँ पे कॉमन ही लगा है, थोड़ा गैप छोड़ देते हैं, और पंक्ति के रूप में लिखेंगे। जब दूसरा स्तंभ लेंगे और पहली पंक्ति लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम पंक्ति के रूप में लिखते जाएंगे। तो 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 2, प्लस 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 3, और प्लस -2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आया, पोस्टर लिख दिया। फिर तीसरे हम स्तंभ ले लें तो 3 का 1 के साथ कर दो तो पंक्ति तो बनी है, 3 1 और प्लस का 4 हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरे पे कर दिया जाए तो अब हम क्या करेंगे, अब इसे हटा दें, हम R2 में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, है ना, कि हमारा R2 में कॉन्सेंट्रेशन हो, गलती ना हो, उसे हमने उसे मिटा दिया। तो C1 का 1 प्लस इसका आ जाएगा तो फिर 1, C1 का तीसरा वेब में तो 2 आ जाएगा, फिर C2 ले लो तो इसका इसके साथ 2, फिर 3, फिर -2 आ जाएगा तो -2 आ जाएगा तो प्लस -2 ले लें, फिर C3 का इसके साथ कर दो तो 3 प्लस 1, और अब क्या आएगा, माइनस का 4 आना तो पोस्टर लिख दिया जाएगा, ये लिख दिया हमने। अब चौथा बात, तीसरा को कर दो, इसे हटा के हम कहाँ करने वाले हैं, R3 में करने वाले हैं। फिर शुरुआत C1 से होगी, C1 का R3 के पहले अवयव का पहले तो 1 का 1 प्लस 1 का 1 और यहाँ माइनस तो -2 आ जाएगा, फिर 2 का 1, फिर 3 का 1 के साथ और माइनस अब प्लस हो जाए तो प्लस का 2 हो जाएगा, फिर तीसरे में 3 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, प्लस माइनस का 4 आ जाएगा। इन्हें हल कर लो आसानी से, कैसे हल कर ले, 2 3 4
और यहाँ पे 2 3 5 लेकिन -2 है तो कितना आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। 4 3 7 1 1 8 आ जाएगा। यहाँ पे 2 4 आ जाएगा। यहाँ पे 3 हो 5 लेकिन माइनस प्लस का 3 फिर आ जाएगा। और यहाँ पे 3 8 4 4 से 4 गए तो 0 आ जाएगा। और नीचे 1 1 2 तो 0 आ जाएगा। 3 2 5 2 7 आ जाएगा। 3 4 पे कितना 0 आ जाएगा। तो हमारे लिए क्या मिल गया, A क्रॉस B या दो अवयव गुणनफल, क्योंकि आदेश है तो यहाँ पे A क्रॉस B निकालो और चाहे B क्रॉस A निकालो, दोनों सेम आएंगे क्योंकि आदेश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ये चीज हमने बता दी। ये हमारी कौन सी चीज, तीसरी चीज हो गई। अब इसमें एक सेकंडज निकालना भी है, इसे हम बोलते हैं एडजॉइंट। तो एडजॉइंट भी हम लोगों को बता दें, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, है ना। एडजॉइंट की प्रक्रिया देखें उससे पहले हम आपको इनवर्स बता दें कि हम इसका परिवर्त निकाल दें। अगली चीज हो जाएगी चौथी चीज, इसका हम परिवर्त कैसे निकालते हैं, है ना। किसी भी अवयव परिवर्त निकालना है तो ए का परिवर्त होगा ए डैश। सिंपल क्या करते हैं डैश में, जो पंक्ति उसे स्तंभ के रूप में लिख देते हैं। यदि पंक्ति को स्तंभ के रूप में लिख दिया जाए तो क्या निकल जाता है हमारा, ये परिवर्त अवयव निकल जाता है। कितना सिंपल है। परिवर्त कैसे निकालते हैं, किसी भी स्तंभ के पंक्ति को स्तंभ में बदल दो तो परिवर्त हो गया, और चाहे स्तंभ को पंक्ति में बदल दो, एक ही काम है। इसका परिवर्त निकालना है तो फिर ये मिल जाएगा, अर्थात ए डैश का किसी अवयव के परिवर्त का परिवर्त निकालो तो फिर यही मिल जाता है। इससे हमें एक फॉर्मूला ही प्राप्त होता है, फिर हमें एक सूत्र ही मिल गया, है ना, परिवर्त हो गया। अब परिवर्त के बाद हम आपको क्या बता रहे हैं यहाँ पे, एडजॉइंट निकालना। कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट हम यहाँ पे बता दें। पांचवी चीज हो जाएगी सहखंडज निकालना, है ना। कि हम एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, इसे बोलते हैं सहखंडज, मतलब एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने बताया था नाम देने के लिए हम इसका एडजॉइंट निकाल के बता दें हम लोगों को। तो ये पता है A11 A12 A13, और इसी प्रकार ये सब होते हैं A21 A22 A23 A31 A32 और ये होता है हमारा 33। हम इसमें एडजॉइंट निकालने के लिए इस अवयव के एक एक अवयव को हल करते हैं। A11 को हल करना है तो A11 लिखते हैं, A11 A12 सबके मान निकालते हैं, फिर उसे व्यवस्थित करते हैं जिससे हमें अवयव B का सहखंडज अवयव प्राप्त हो जाता है। A11 में नीचे क्या है 1 और 1 -1 लिखते हैं, -1 में इन दोनों को ऐड करते 2 आए 2 लिख देते हैं, और 2 लिखने के बाद जैसे हमने गुणा में किया था इसका मान निकालना है, इसे छोड़ दिया जाएगा इतना, और जो हमारा बचा उसे लिख देंगे 1 1 1 1 इतना। फिर -1 की पावर 2 तो प्लस का 1 वर्ग हो जाता है, और प्लस का 1 लिखना लिख दो, इनका तिर्यक गुणा जिस पहले किया था इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, बीच में माइनस लगाएंगे तो -1 का 1 के साथ तो -1 आएगा, बीच में माइनस, फिर -1 आ जाएगा। कितना मिला 1 मल्टीप्लाई -1 -2 बराबर कितना मिल गया हमें 2 मिल गया, है ना। जब हमें 2 मिल गया तो हमारा 2 आ गया। अब हम A12 का मान निकालेंगे। हम 3 निकाल दे रहे हैं केवल, यहाँ पर आपको बता दें कैसे निकालते हैं। हम गुणा करना पहले बता चुके हैं, मान निकालना बता चुके हैं, फिर आप सब निकाल देना और हम बताएंगे सब निकाल जाते हैं तो उन्हें बाद में कैसे व्यवस्थित किया जाता है। तो -1 की पावर 2 1 3 कर दो, इसे छोड़ना हमें A12 लिया हमने तो हम इसे छोड़ेंगे, क्या बोलते हैं ये छूटेगा हमारा और ये वाला छूटेगा। जब हम ये 2 छोड़ेंगे तो हमारा कौन कौन बचेगा यहाँ पे, तो हमारा बचेगा ये मतलब 1 है, ये बच जाएगा 1, तो ये छूट गया है, ये वाला 1 बचेगा, ये 1 ये -1 बच जाएगा हमारा। तो मल्टीप्लाई कर दो, -1 की पावर 3 है, 3 बार लिख दो -1 को तो -1 ही आएगा, -1 तो -1 ऐसा मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो -1 और बीच में माइनस लगना एक ठो तो -1 फिर आ जाएगा, एक इसका माइनस एक बीच का माइनस तो -2 -1 मल्टीप्लाई -2 बराबर प्लस का 2 आ जाएगा, है ना। एक और निकाल के देख लें, 1 13 का तो -1 की बार 3 4 हो गया, इसे छोड़ देना, ये छूटेगा ये छूटेगा तो कितना बचेगा 1 1 1 1 बचेगा। -1 की पावर सम हो तो प्लस, माइनस के बाद विषम हो तो माइनस, सम आने वाला है। यहाँ 1 का 1 से 1 -1 तो बराबर -0 तो आएगा हमारा 0 आ गया। हमने आपको 3 निकाल के बता दिए। आप इस प्रकार 21 को 22 को 23 को 31 को 32 को 33 को हल करोगे। हल करने के बाद हम इसका क्या निकालेंगे अवयव का सहखंडज, तो उसे लेके जाएगा ADJ
सेखंडज बी, मतलब हम इसका क्या लिख रहे हैं, अब सेखंडज लिख रहे हैं। और जब इसी रूप में सेखंडज लिखे जाएंगे, अंतर क्या होगा, इसे जब लिखा जाएगा परिवर्त रूप में लिखा जाएगा, मतलब पहले ये मान निकाल लो, इसका परिवर्त कर दो, अर्थात अब इसका जो 11 था उस पंक्ति को इस रूप में लिख देंगे। और जब इस रूप में जो मान निकाले हैं तो मान को अब उस रूप में नहीं निकाल लिखेंगे जिस रूप में थे, मतलब हम पंक्ति को अब स्तंभ बना के लिखेंगे, और जब स्तंभ बना के लिखेंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा सेखंडज, इसे बोलते हैं सेखंडज। दो इसमें चरण होते हैं, पहले सबके इस प्रकार हल करके मान निकालना, हमने 11 12 13 का मान निकाल लिया, 2 2 0 और शेष मान निकाल लिए जाएं तो इस पर हमें किसी का भी एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो हमने आपको क्या क्या बताया, जोड़ना घटाना गुणा मॉड और सेखंडज बता दिया, परिवर्त बता दिया। अब एक और बहुत मोस्ट चीज बताने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं इसका इनवर्स या व्युत्क्रम निकालना, है ना। और कोई भी आप भी लेकर हम इनवर्स और व्युत्क्रम निकालना बता दें तो हमारा ये भी हो जाएगा, व्युत्क्रम निकालना भी हो जाएगा। कोई भी आप भी ले लें, आप भी यदि हम ले लें a बराबर, एक क्वेश्चन ले लें और हमने दे दिया 1 2 3 2 3 -4 3 5 और 9 ले लें यहाँ पे, है ना। और यहाँ ही मान लगा दें, कुछ नहीं है, हमें इसका क्या निकालना है, ए इनवर्स, मतलब कौन चीज हुई हमारी, ये हमारी छठवीं से सातवीं मतलब छठवीं चीज है ना, कितनी चीज निकाल बताई हमने आपको, ए इनवर्स, या ए इनवर्स को बोलते हैं, या इसे क्या बोलते हैं, ए का व्युत्क्रम, ए का क्या निकालो, व्युत्क्रम आप व्यू निकालो, या ए इनवर्स का मान निकालो, है ना, या इसका प्रतिलोम निकालो। हाँ, या बोल सकते हैं ए का क्या निकालो, प्रतिलोम निकालो। प्रतिलोम मतलब उल्टा कर दो, जब उल्टा होगा तो मतलब क्या कर दो ए का, या ऐसा पूछ सकता है कि ए का ए बटा निकालो। जब ए बटा है, जब नीचे से डिनोमिनेटर बना दिया, ऊपर जब नोमिनेटर अंश बनाएंगे तो ए इनवर्स अपने आप आ जाएगा। और इंग्लिश से पूछा जा सकता है इसे क्या निकालो, इसका इनवर्स निकालो, है ना, या क्या बोल दो ए इनवर्स, या ए का क्या निकालना है अपन को, अब इनवर्स निकालना है। इनवर्स, व्युत्क्रम, प्रतिलोम, ए इनवर्स, कुछ भी पूछिए ए का ए बटा, तो इसका सूत्र होता है ए इनवर्स निकालने का, सिंपल है, एडजॉइंट ए बटे मॉड ए। और हम आपको सब कुछ बता चुके इसके बारे में कि ए का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, जैसे हमने बताया इसी प्रकार ए का एडजॉइंट निकाल लो, इसका मॉड निकालना ही पता, वो निकाल, दोनों के मान निकाल के पुट कर दो तो हमें ए इनवर्स मिल जाएगा। तो हमने एक अव्यू लिया ए, उसके बारे में पहले बेसिक बताया, उसके टाइप बताए, दो अव्यू जोड़ना बताया, दो का घटाना बताया, दो का गुणाकार करना बताया, उसका मॉड कैसे निकालते हैं मान, तो हमने व्युत्क्रमणी बताया, अव्युत्क्रमणी अव्यू बताया। इसके बाद उसका परिवर्त कैसे निकालते हैं, किसी अव्यू के परिवर्त का परिवर्त अव्यू के बराबर ही होता है, हमने सेखंडज निकालना बताया, और अव्यू का व्युत्क्रम, प्रतिलोम, इनवर्स या ए इनवर्स या फिर ए का 1/a निकालना भी हमने आप लोगों को बता दिया। अब बहुत चीजें हैं जो आपको अव्यू का बेसिक चीज बस बता रहे हैं, ये अव्यू तो बहुत है, ये तो अव्यू की क्या बोल दिया जाए, ये अव्यू में बेसिक कॉन्सेप्ट है जो पता होना चाहिए। इसका जो गुणा और इनवर्स है ये बहुत मोस्ट है, गुणा इनवर्स निकालना, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। और यदि बीएससी में 12वीं में जो है तो इससे संबंधित और भी चीजें 12वीं में भी हैं, जब बीएससी में हम शुरुआत करते हैं भी, और 12वीं में बहुत चीजें हैं, तो इसकी जाति निकालना पूरा आप हल करते हैं। जाति के बाद इसका कैनोनिकल रूप क्या होता है, इसका प्रश्मान रूप क्या होता है, और प्रश्मान रूप के बाद कोई अव्यू है तो उसे प्रश्मान रूप में लिखना, पीओक्यू निकालना, बहुत सी प्रमेय से संबंधित हैं। और अव्यू का यदि हमने निकाल दिया तो इसका अभिलाक्षण समीकरण निकालना, अभिलाक्षण अव्यू निकालना, अभिलाक्षण बहुपद निकालना, है ना, चेरेक्टिस अव्यू, चेरेक्टिस पॉलीमर, चेरेक्टिस इक्वेशन, चेरेक्टिस वैल्यू आइगन मान निकालना, चेरेक्टिस वेक्टर अभिलाक्षण सदिश निकालना, अव्यूओं का विकर्णीकरण करना, बहुत चीजें हैं जिन्हें जो हम बीएससी में अलग से उन्हें डिफाइन करेंगे। और जो एमएससी केमिस्ट्री में सिलेबस था वो इतनी चीजें हैं जो हमने आप लोगों को बता दी। और इसके साथ साथ यदि सारणिक के बारे में पूछे तो इसमें अव्यू में पंक्ति और स्तंभ अलग अलग हो सकते हैं, ये सब हमने जो बताया। तो सारणिक की भी गुण बताए, क्योंकि सारणिक में क्या होते हैं, ये सब चीज सारणिक भी निकाली सकती हैं। अंतर क्या है, यदि पंक्ति स्तंभ की संख्या बराबर है तो सारणिक है, बराबर नहीं है तो वो अव्यू है, वो अव्यू है। लेकिन अव्यू में अंतर क्या होता है शो करने में, बड़ा कोष्ठक से,
तो दोनों चीज बराबर भी हो सकती है, नहीं हो सकती है। सारणिक को मोड़ से, यदि ऐसा लिखा सारणिक, लेकिन यदि पूछे क्या ये कोई सारणिक है, यदि पूछ ले अपन से कोई सारणिक, बोले ये सारणिक नहीं है, ना ये आव्यूह भी नहीं, ऐसे उसको करते हैं ये सारणिक नहीं है। लेकिन कभी कभी आव्यूह को ऐसे शो कर देते हैं, तो पूछ रहे ये आव्यूह सारणिक में क्या है, तो ये आव्यूह हो सकता है, ये सारणिक नहीं हो सकता। और एक मेन प्रॉपर्टी, किसी आव्यूह और सारणिक की कोई पंक्ति या स्तंभ पूरे क्या हो, जीरो उसके अवयव, उसमें सारे अवयव जीरो हो तो उसे हम उसे छोड़ देते हैं, या हाँ छोड़ देते हैं, तब क्या बनेगा, यदि हम इसे फिर लिखें तो ये बन जाएगा 1 1 2 2। मतलब इस स्थिति पूछे क्या ये सारणिक है, तो हाँ ये सारणिक है, क्योंकि इसमें जीरो का अस्तित्व नहीं, जीरो छोड़ के बनेगा, इसमें दो पंक्ति दो स्तंभ है, तो ये दो कोटि का सारणिक है। तो यहाँ पर हमारा ये भी पूरा होता है। अब थोड़ा सा यूनिट 5 में जो पहला अध्याय है जिसे हम बोलते हैं परम्यूटेशन, उसके बारे में कुछ बेसिक चीजें हम लोग को बता दें। तो अब हम क्या बता रहे हैं, थोड़ा यूनिट 5 का पहला चैप्टर जो है जिसे हम बोलते हैं परम्यूटेशन, मतलब क्रमचय के बारे में थोड़ा सा। और सिलेबस में कॉम्बिनेशन संचय तो नहीं दिया, एक थोड़ा उसके बारे में बता देंगे। परम्यूटेशन होता क्या है, बड़ा सिंपल से बेसिक देखिए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेंगे तो इसकी बहुत चीजें हल हो जाएंगी, और इससे संबंधित बहुत और भी आगे बहुत सी चीजें हैं, तो कुछ चीजें हम आप लोगों को भी बता दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल ले लें, हमने कहा ए बी सी 3 अक्षर हैं, इनसे मिलकर दो दो के कृत्य क्रमचय बनाए जा सकते हैं। क्या करना है, इनसे दो दो के क्रमचय बनाना है। तो कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं, तो क्रमचय अर्थात जिनमें क्रम का प्रभाव पड़े उसे बोलते हैं क्रमचय। चय मतलब क्रमचय दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रम धन चय। जब किस चय मतलब होता है एकत्रित करना, किसी का संचय करना, जब हम किसी को क्रम के साथ एकत्रित करते हैं तो क्रमचय बोलते हैं। संचय केवल एकत्रित करना, केवल एकत्रित बस कर लो, क्रम का महत्व नहीं है तो संचय हो जाता है। जैसे हम बोले ए बी बना सकते हैं, हम बी सी बना सकते हैं। फिर क्रम से नहीं, ए ले ले पहले, ए बी ए सी, फिर बी सी बन जाएगा। लेकिन फिर हम बी ए बनाए तो देखो बी ए, ये तो 3 बने, क्लियर है। अब बी ए लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, तो ये क्या लिखा है ए बी, ये क्या लिखा है बी ए, अर्थात क्रमचय में ए बी अलग होगा, बी ए अलग होगा, तो हम यहाँ पर बी ए को लेंगे। जब बी ए लेंगे तो हम बी सी भी लेंगे, और जब बी सी लेंगे तो अब क्या ले सकते हैं अपन, सी और बचा, तो हम क्या ले लें सी ए। तो कुल कितने बनाए जा सकते हैं, 6 बनाए जा सकते हैं। क्रमचय को हम, इसका सिंबल जो होता है इसे कैपिटल पी से शो करते हैं, कैपिटल पी से शो किया। अब पूछा इससे कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं, तो इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, कुल कितने अंक थे, 3 अंक हैं, तो ऊपर 3 लिख देते हैं। पी दो दो के बनाने थे तो T3P2, या ऐसे लिख देते हैं P और कोष्टक के अंदर 3,2 लिख देते हैं। अब हल कैसे करेंगे इस फार्मूला को, हल करने के लिए 3P2 का मान निकालना है, या ऐसे किसी भी क्रमचय का मान निकालना है। क्रमचय मतलब P बीच में लिखा हो, दो चीजें एक ऊपर घात में हो और एक नीचे लिखी हुआ धार में, तो हम क्या बोल देते हैं इस हल करने में, इसका आंसर होगा फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3-2। इसका जो मेन सूत्र होता है व्यापक सूत्र n PR बराबर, तो वो होता है फैक्टोरियल n माइनस r। घटा दो इसे, तो ऊपर जब घटाएंगे तो फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। अब नई चीज पढ़ने को मिली, ये फैक्टोरियल क्या है। तो फैक्टोरियल कहाँ आप लोगों को बता थोड़ा सा, तो फैक्टोरियल के बारे में कि फैक्टोरियल क्या होता है यहीं पे देख लें। फैक्टोरियल के बारे में, फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल को क्या अपना फैक्टोरियल है ना, फैक्टोरियल इंग्लिश में यही बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड है फैक्टोरियल। हमें फैक्टोरियल दो चिन्ह से शो करते हैं सिंबल, ऐसे या फिर इस प्रकार लगा देते हैं, बोलते हैं विस्मादिबोधक। अब फैक्टोरियल पास का मान निकालना है तो बड़ा सिंपल है, इनमें हम 5 से लेकर एक कम करके 1 तक की सारी संख्याओं का गुणनफल कर देंगे, है ना। 5 का कैसे, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1। जैसे हम फैक्टोरियल n का मान निकालें तो कहां से प्रारंभ करेंगे, हम n से, n-1। अब n का मान नहीं पता, सूत्र लिख रहे हैं हम, n-2 ये भी नहीं पता, और डैश डैश कहां तक जाएंगे हम, n- हम कितना घटाएंगे इसमें,
n माइनस एक कम घटाना हमें, मतलब एक तक जाना है, n माइनस n माइनस वन तक घटा दे, ये होता फैक्टोरियल का पूरा सूत्र। जैसे 5 तो यहाँ पे n माइनस वन नहीं, तो मतलब n चालू करेंगे, मतलब कैसे चालू करेंगे, n से। तो इसका सूत्र लिखें तो हम कितना n मल्टीप्लाई n माइनस वन, 5 तो पहले 5 ले लिया, फिर एक कम 4 ले लिया, एक कम 2 कम कर दिया, 3 कम कर दिया, फिर लास्ट में 5 माइनस 5 नहीं गए, 5 माइनस 4 तक गए, तो n माइनस हम n नहीं जाएंगे, n माइनस n माइनस वन तक जाएंगे, इसका व्यापक सूत्र हो जाता है। किसी भी चीज का लिए फैक्टोरियल का मान निकालना हो, जैसे हम किसका बताएं, फैक्टोरियल 8 का मान निकाल लो, सिंपल से 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 का मान निकाल लो, इसे हल कर लो कितना कितना आएगा, है ना। और इस संख्या गुणा करके निकाल आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे गुणा बस करना पड़ेगा, यहाँ 5 का निकाले तो 5 चौके 20 और 3 दूनी 6 और 20 और 6 का मल्टीप्लाई कितना होगा, यदि हम करें तो 20 मल्टीप्लाई 6 बराबर कितना आएगा, 120 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 120 हो गया, तो फैक्टोरियल 5 मान 120 है। इसका भी कर सकते हैं आसानी से, जितना जो n गुणा आएगा वो हम लिख देंगे। हमें कितना जाना, क्रमचय क्या है, परम्यूटेशन p से शो करते हैं, पूरा हमने बताया शुरुआत कहाँ से कैसे होती है, p के लिए कोई सवाल है, कितने दिए ऊपर, p कैसे जोड़े बनाने हैं वो नीचे, ऐसे भी शो कर देंगे। मान निकालना है तो सूत्र क्या होता है 3p2 का, ये अब 3p2 हमने आपको सूत्र बता दिया, तो अब 3p2 को हल करना तो आप खुद जान गए कि हम 3p2 को कैसे हल करेंगे, इसमें कोई बात ही नहीं। 3p2 को कैसे हल कर देंगे हम, फैक्टोरियल 3 गुणे 2 गुणे 1 और 3 में से 2 गए तो फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होगा, 3 दूनी 6 बटे 1 बराबर आंसर 6 आ गया। मतलब इससे 3 अक्षरों से 2 2 के 6 क्रमचय बनाए जा सकते हैं। गिन लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और छठवां ये लिखा, 6 क्रमचय बनाए जा सकते हैं। क्रम का महत्व था। इसके अलावा कोई पूछे एलिफेंट में इससे 2 2 के या 3 3 के कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं, यदि पूछे एलिफेंट में कोई शब्द ले लें, हम एप्पल ले लें, यदि एप्पल एक वर्ड ले लें, यदि हम, है ना, कि एप्पल शब्द से कुल कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं, कुल पूछ रहा है, ऐसा ही तो कितने 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा, एक एक वर्ड ले लें, 5 फिर नीचे कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो 5p1 अर्थात एक एक से कुल कितने बनाए जा सकते हैं, तो फैक्टोरियल 5 बनाए जा सकते हैं। फैक्टोरियल 5 को हल कर लो, निकाला था 120 शब्द बनाए जा सकते हैं एक एक केवल लेके। यदि पूछे फैक्टोरियल एप्पल शब्द 5 है, इसमें 2 2 के जोड़े बनाने हैं, 2 2 के निकाल लो, 3 3 का बनाना है, कोई हिंदी में शब्द दे, आम 2 शब्द है, आम के कोई और दूसरा ले लें, हम कोई वर्ड ले लें, जैसे हम क्या ले लें, कोई भी हमने ले लिया 3 अक्षर का पटना, पटना शब्द से 2 2 के कितने बनाए जा सकते हैं, 3p2। इलाहाबाद, तो इलाहाबाद में 5 आते हैं, 3 3 के 4 4 के किसी से हम निकाल सकते हैं, तुम्हारा क्रमचय हो गया। फैक्टोरियल को हमने परिभाषित कर दिया। अब थोड़ा संचय के बारे में बताएं, संचय क्या है, तो संचय में हम यही एग्जाम्पल से देखेंगे ताकि हम आसानी समझ जाएं संचय के बारे में। ये पूरा क्रमचय दिया है, यहां आपको बता रहे हैं कॉम्बिनेशन संचय क्या होता है। कॉम्बिनेशन संचय देखें तो समझ लो, कॉम्बिनेशन जिसे परिभाषा बताई थी, यदि क्रम को ध्यान दिया जाए तो उसे बोलते हैं क्रमचय, क्रम का कोई ध्यान ना दिया जाए, क्रम का महत्व ना हो तो उसे बोलते हैं हम संचय। एक तो ये चीज क्लियर हो गई हमारी। दूसरी चीज क्या हमारी क्लियर होती है कि संचय का मान हमेशा क्रमचय से कम होता है। अभी इस एग्जाम्पल आपको बता दें, ए बी सी से करके संचय बनाए जा सकते हैं। एकत्रित करना है तो हम ए बी ले लेंगे, बी सी ले लेंगे, सी ए ले लेंगे, 2 2 के लेना है। यदि संचय की बात किया जा रहा है तो हम फिर बी ए नहीं लेंगे, क्योंकि हमने ए बी यदि ले लिया है तो अब इसका क्रम बदलकर बी ए नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल 2 2 को एकत्रित करना है, अर्थात 2 वाला हम एकत्रित कर चुके हैं। तो इसके कुल कितने मान बनेंगे, 3, वहां कितने आए थे 6। अपने आप क्लियर हो गया कि जो कॉम्बिनेशन होता है वो परम्यूटेशन से उसकी वैल्यू हमेशा कम होती है। इसके शो करते हैं, सिंबल इसका होता है, इसे हम सी से शो करते हैं, पी से शो कर देते हैं। अब यहाँ पे कैसे हल करोगे, 3 थे कुल, 2 को बनाने थे, 3c2। फॉर्मूला क्या होता है इसका, व्यापक सूत्र क्या है, एनपीआर का लिखा है, एनसीआर का, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, अर्थात एक बार एन लिखेंगे
फिर आर लिखेंगे, फिर एन में से आर को घटा देंगे। ये चीज क्लियर, ये चीज क्लियर, इतनी हमारी सबकी क्लियर हो गई। हल कर दो, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, 3 - 2, वैल्यू आएगी 3, यहाँ 2 चला जाएगा है, तो फैक्टोरियल 3 का मान 3 × 2, 2 का 2 × 1, तो 3 का 2 बार, तो 6/2 और आगे कितना आ गया 3 आ गया, तो बराबर 3 आंसर आया, हमने पहले निकाल लिया था। कहता है इसके अलावा इससे बहुत सारे एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं। जैसे हम वर्ड ले लें अजयगढ़, अजयगढ़ से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? अजयगढ़ से कितने 2-2 के, 3-3 के, 4-4 के क्रमचय बनाए जा सकते हैं या संचय बना सकते हैं। यदि हमने सी ले लिया, संचय बनाना है, कुल कितने अक्षर है 5, 2-2 के तो 5C2, 3-3 के 5C3 और 4 के तो 5C4 आ जाएगा। यानी हल कर लो आसानी से, कुछ नहीं है ना। और इसके अलावा और यदि हम आसानी से हल कर सकते हैं, इनका मान निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक चीज और है कि यदि अजयगढ़ से हम कितने ज्यादा क्रमचय बनाए जा सकते हैं और कह दे कि या और गा जो ये 2 वर्ड हैं इनका क्रम परिवर्तित ना हो, तो अब क्या हो जाएगा इस स्थिति में? इनका क्रम परिवर्तित ना हो, ऐसा हो सकता है, या फिर या और गा जो है वो हमेशा एक साथ आएंगे। क्या कह रहा है? अजयगढ़ से कुल कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं 2-2 के, या और गा जो ये 2 शब्द हैं ये सदैव एक साथ आए, तो इससे कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं? कुल 5 वर्ड थे पी, लेकिन अब या और गा को एक ही मान लेंगे, तो कुल कितने शब्द बचे? 1, 2, 3 और 4, तो 5P4 क्रमचय इससे बनाए जा सकते हैं। तो हमने ऐसी कंडीशन वाले सवाल भी बता दिए कि 2 शब्द एक साथ आए, और तो ऐसे तो इस प्रकार ऐसे कितने शब्द या कैसी स्थिति, तो इस प्रकार कितने शब्द बनाए जाएंगे, तो इस प्रकार कितने शब्द बनाए जाएंगे। तो हमने आप लोगों को शॉर्ट में थोड़ा क्रमचय संचय ही बता दिया, और इसके अलावा इनमें डिटेल में तो बहुत चीजें हैं। तो हमने आज के लेक्चर में या वीडियो में आप लोगों को यूनिट 1 जिसमें वेक्टर और मैट्रिक्स था वो पूरा बताया। वेक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट के लेकर जो जो सिलेबस में था हर चीज डिफाइन कर दी, और फिर इसके बाद हम जब मैट्रिक्स में आए तो मैट्रिक्स भी बताया, थोड़ा सारणी भी बताया, दोनों सेम थे। यूनिट 5 में 2 चीजें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों सेम है, थोड़ा अंतर है ये बता दिया, और हमने इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है तो डिफरेंट बताते हुए दोनों को एक्सप्लेन कर दिया। इनमें जो रोल है मेन चीज फैक्टोरियल का उसे बता दिया। अवकलन, समाकलन और साधारण अवकल समीकरण ये सभी एक साथ नहीं बताए जा सकते, इन्हें तो अलग अलग ही जब पढ़ें तब हमसे पूरा शुरुआत से समझ पाएंगे क्या है, और पूरा बेस के साथ इसमें कौन कौन से मतलब कॉन्सेप्ट हैं, कैसी इसकी थ्योरी है, कैसे हल कर सकते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता है वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम उन्हें अलग से पढ़े तब हमें पूरा वो चीजें कंप्लीट हो पाएंगी। यहाँ पर तो ऐसा था कि बहुत सी चीजें हमने जो बताई आप लोगों को, तो बेसिक छोटी छोटी चीजें थी, बेसिक चीजें और इनके छोटे फॉर्मूला थे, और इनकी जो फॉर्मूला थे और इनमें हमने आप लोगों को बहुत से मान निकालना बताया। इसके अलावा यदि आप लोगों को इसमें लेक्चर में या इन टॉपिक में कोई चीज समझ में ना आई हो, कोई डाउट हो, तो उसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसे एक्सप्लेन कर देंगे। और इसके अलावा किसी टॉपिक में यदि आपको लगता है कि वो टॉपिक में हम आपको वो टॉपिक एक्सप्लेन कर दें, तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम किसी लेक्चर में उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर देंगे। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, और इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।